तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आज के इस हिस्ट्री के लेक्चर में। और आज के इस हिस्ट्री के लेक्चर में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। और आज के इस हिस्ट्री एनिसेंट हिस्ट्री, प्राचीन काल की जो सभ्यता थी, प्राचीन काल के इतिहास को हम आज शुरुआत करने वाले, आरंभ करने वाले बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से। और ये लेक्चर जो है किन किन बच्चों के लिए ज़रूरी है, कौन कौन से, ध्यान दीजिएगा। चैप्टर शुरू करने से पहले आपको थोड़ी सी हम बातें बता देते हैं। देखिए, आप साइंस के स्टूडेंट हो, आर्ट्स के स्टूडेंट हो या कॉमर्स के स्टूडेंट हो, देखिए आप सबको ये सारे चीज़ पढ़ने के बाद, ये हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री नहीं सोशल साइंस समझिए, पूरा के पूरा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप साइंस से तैयारी किए हैं, आईएएस किए हैं, बीएससी किए हैं, अब किसी भी नौकरी के लिए फॉर्म भरिएगा तो उसमें आपको ये हिस्ट्री जरूर आएगा कहीं ना कहीं। साइंस में भी आप लोग पढ़ेंगे तो जाने अनजाने में आपको इतिहास पढ़ा ही दिया जाएगा, हिंदी में एक दो चैप्टर उठाकर दे दिया जाएगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इससे नहीं आप भाग सकते, ठीक है ना। ऐसे क्लास के लिए बता दें तो कौन कौन से क्लास के बच्चे आज के क्लास कर सकते हैं। क्लास 12th, बिल्कुल फर्स्ट क्लास 12th इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यानी आप क्लास 12th के अलावा क्लास 6 वाले बच्चे भी, क्योंकि 6 में भी आपका हड़प्पा सभ्यता के बारे में अध्ययन करना है, थोड़ा सा ही करना है लेकिन करना है। इसके अलावा जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे हैं, जितने एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, वे इस क्लास को जरूर देखेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर 1, सिंधु घाटी की सभ्यता एंड हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना। सिंधु घाटी की सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता, ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है। और ये सभ्यता क्या है पहले ये जान लेते हैं। देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करें तो हम मानते हैं इसको कि जैसे होता है ना कि युग चलता है, ठीक है ना, सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, ऐसे चलता है ना, ठीक है ना। द्वापर, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे 4 युग है, ठीक है। तो हम मानते हैं, कहा जाता है कि 4 युग जब खत्म होंगे तो फिर से सतयुग का आरंभ होगा। तो हम इसको मानते हैं कि ये हमारे पूर्व कलयुग है, ठीक है ना। इसको हम मानते हैं कि पूर्व कलयुग है जो खत्म हो चुका है, ठीक है ना। और वहाँ से इतना पार करके हम यहाँ तक पहुँचे, ठीक है ना। हम मानते हैं, एक चीज किताब होता आपका, मानिए नहीं, क्यों मानते हैं इसका कारण हम चैप्टर में आगे बताएंगे, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता जिसमें जो हम कलयुग में यूज कर रहे हैं, आज के समय के लगभग संसाधन मौजूद थे। अब आज के देखिए, आज के संसाधन, रॉकेट वगैरह, इन सब चीज़ों का बारे में हम नहीं करें। जैसे आज के जो है हमारे घरों का प्लॉटिंग एरिया है, नाप जोख करना, ठीक है ना, धातु के रूप में तंबा, ये सारे चीज उपस्थित थे, ठीक है ना। जैसे आज के हमारा नगरीय सभ्यता है ना, शहरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता, ऐसे ही हड़प्पा टाइम का सभ्यता था, कुछ ऐसे ही सिमिलर, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इस सभ्यता में प्रमुख चीज क्या है। देखिए, जब तक इस सभ्यता की खोज नहीं हुई थी तब तक हमारे भारत की प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता, जिसमें जिसके संस्थापक आर्य माने जाते हैं। और वैदिक सभ्यता के लोगों को प्लॉटिंग वगैरह, मकान, घर, इन सब चीज़ों का नाला नाली ज्ञान नहीं था, ठीक है ना। वैदिक सभ्यता के लोग बड़े ही सिंपल से, ये भी पढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, बड़े ही सिंपल तरीका से मिट्टी के घर बनाकर, या कहा जाए तो टाटी पलानी ऐसे लगाकर अब ये लोग रहा करते थे। भगवान में उनका बहुत ज़्यादा विश्वास रहता था, ठीक है ना। लेकिन इस सभ्यता में आपको प्लॉटिंग वगैरह हर चीज़ मिला है, यानी इसके खोज के पहले हमारे भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। लेकिन अंग्रेजों के जब भारत में आगमन हुआ तब इस सभ्यता का खोज किया गया, और तब से ये सभ्यता जो है पुरानी सभ्यता मानी गई, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता मानी गई। समझ में आ गया ना। तो इसको हम पढ़ने के लिए छोटे छोटे से डॉट्स यानी पॉइंट बनाए हैं, इस पॉइंट के माध्यम से हम इसको समझेंगे, और ये चैप्टर कम से कम 2-3 वीडियो में आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा,
ठीक है ना। तो देखिए पढ़ना है, एक एक चीज़ को समझना है, तो थोड़ा सा समय जरूर देना पड़ेगा। आप लोग खोजिएगा कि 10 मिनट में सारे चैप्टर खत्म हो जाए, तो ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो आपको एक एक पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले इसके खोज के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं, खोज पर थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो खोज के ऊपर में ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति थे अंग्रेज जिसका नाम था चार्ल्स मैसन, ठीक है ना, चार्ल्स मैसन। 1826 की घटना है, और ये उस समय हमारा पाकिस्तान भारत में ही था, और ये पाकिस्तान के दौरा पर निकले थे, पाकिस्तान वाले क्षेत्र के दौरा पर निकले थे, ठीक है ना। तो इन्होंने वहाँ पर पाया, जब वे वहाँ पर घूम रहे थे, उसकी जांच कर रहे थे, तो इनको लगा कि यहाँ पर कोई एक पुरानी सभ्यता, कोई पुराने समय का एक लोग यहाँ पर रह रहे होंगे, ठीक है ना, उपस्थित होंगे, इनको लगा, ठीक है ना। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर एक पुरानी सभ्यता जो है बीत चुकी है, रह चुकी है, ठीक है ना। लेकिन उस समय इनकी बातों को उतनी तजुर्बा नहीं दिया गया, और इसको चीज को दबा दिया गया, ठीक है ना। आगे 1856 में बंटिन और बंधु को भेजा गया, ठीक है ना, बंटिन और बंधु को भेजा गया, ठीक है ना। तो बंटिन और बंधु ये दोनों भाई थे, बंटिन और बंधु ये दोनों भाई थे, इनको वहां पर भेजा गया। ये एक तरीका से कहा जाए तो इंजीनियर थे, ठीक है ना, और इनको भेजा गया था रेलवे ट्रैक बनाने के लिए, ठीक है ना, रेलवे ट्रैक बनाने के लिए, लाहौर से रेलवे ट्रैक बनाना था। और उस समय इनको वहां पर खुदाई करते समय बहुत सारे ईंटें मिले। वह ईंट जो आज की सभ्यता के ईंटों से बिल्कुल अलग थी वो, और इन लोगों ने उसके मतलब वैल्यू नहीं दिया उन ईंटों का। इनको क्या पता था, ये इतिहासकार थोड़े नहीं थे कि उस पर जांच करने बैठेंगे। इन लोगों ने उनको वैल्यू नहीं दिया, और वैल्यू ना देने के वजह से इन लोगों ने क्या किया कि उन ईंटों को निकालकर रेलवे ट्रैक में लगा दिया, ठीक है ना, रेलवे ट्रैक बना दिया, ठीक है ना। इतने ईंटें थे कि रेलवे ट्रैक पूरा के पूरा बन गया इससे, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, और ये जो ईंटें निकल रहे थे आज के समय से बिल्कुल, यानी वर्तमान समय से बिल्कुल अलग थे, और इस कारण से वहाँ के जो स्थानीय लोग थे ना, वो भी कुछ ईंटें को उठा कर अपने अपने घर ले जाकर रख दिया। भैया क्या होता है, हम लोग जाते हैं, या अक्सर गांव देहात के लोगों को बात किया जाए तो कहीं बाहर और जाएंगे, कुछ अच्छा सा एक पत्थर मिलेगा, एक अच्छा सा कोई सामान मिलेगा, तो उसे वो उठाकर अपने घर लेते आते हैं, ठीक है ना, या कोई भी चीज जो अच्छा मिले वो उठाकर अपने घर लेते आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब ईंटें निकली तो वहाँ के लोगों को लगा रही कितनी सुंदर सुंदर ईंटें हैं, इनको उठा कर घर लेकर चलते हैं, ठीक है ना, और जल्दी जल्दी से उठा कर घर लेकर भाग गए, ठीक है ना। अगर मैं ले जाकर रख दिया, बाद में जब इसकी जांच किया गया जेम्स बिलियन के द्वारा, ठीक है ना, तो रेलवे ट्रैक के सारे ईंटे को निकालकर इसे जांच करने के लिए भेजा गया, ठीक है। इसके अलावा कुछ जांच के दौरान मतलब यह पता किया गया कि किन किन लोगों ने इन ईंटों को अपने अपने घर में ले गए हैं, तो उनके यहाँ से भी ईंटों को मंगाया गया, ठीक है ना। अब घटना ये आगे और बढ़ता है। उस बीच में अलेक्जेंडर कांधियम 1853 से 56 के बीच में ये भी थे, और ये भी वहाँ पर जाकर जांच पड़ताल कर रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली, और ये इन चीज़ों को दबा दिया गया, बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिला, ठीक है ना। क्योंकि अंग्रेज से उस समय भारत में अंग्रेजों का मुख्य कार्य क्या था कि भारत को कैसे लूट लेना है, अर्थात भारत से कैसे धन कमाना है। इनको धन कमाने से मतलब था, आपकी यहाँ कौन सी सभ्यता दफन हो गई, आपके यहाँ कौन सी सभ्यता उभर रही है, ऐसे बहुत कम लोगों का इन सब चीज़ों से मतलब था। ऐसा समझ में कि नहीं, ठीक है। तो इन समय में दबा दिया गया। आगे चलकर 1921 में जॉन मॉर्सल, ठीक है ना, एक इतिहासकार माने, इतिहासविद माने, जो भी आप माने, ठीक है ना, या इंजीनियर माने, ठीक है ना, जॉन मॉर्सल वहां पर पहुंचे अपने दो सहायक दयाराम साहनी और राखल दास को लेकर, ठीक है ना। ये गए 1921 में, ठीक है ना, और वहां पर इन्होंने बड़ी बारीकी से जांच की, उस जगह की बिल्कुल अच्छे तरीका से जांच किया, ठीक है ना। और जांच करने के बाद इन्होंने बताया कि यहाँ पर एक सभ्यता है जो कि दफन है, और उनके बारे में अच्छे से जानकारी खुदाई कराई, ठीक है ना। ये भी खुदाई कराए थे, लेकिन संभव उतना ज़्यादा सफल नहीं हुए, और ये अच्छे से उस जगह की खुदाई कराई। खुदाई कराने के बाद पता चला कि अरे भाई, ये छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी सभ्यता है, ठीक है ना। और यह सभ्यता दयाराम साहनी ने 1921 में सबसे पहले सिंधु नदी के किनारे एक जगह था हड़प्पा,
उसी के पास पहले खुदाई कराई थी और वहाँ पर बड़े बड़े घरों का जो नींव होता है ना, प्लॉटिंग, तो वो प्लॉटिंग इनको मिला। इसके अलावा बड़े बड़े कुआं नाले का सिंपल मिला। और इन्होंने बताया कि अरे ये सभ्यता बड़ी ही विकसित सभ्यता थी, ठीक है ना, छोटी मोटी सभ्यता नहीं है, ये एक बड़ी सभ्यता है, ठीक है ना। किसने बताया? तो दयाराम साहनी ने, ठीक है ना। हालांकि ये कार्यकर्ता थे, फिर भी इनको उतना ही तजर्बा दिया जाता है क्योंकि इन्हीं के देख रेख में ये सभ्यता को लाया गया था पहले, ठीक है ना। उसी समय 1922 में राखल दास बनर्जी, इनका पूरा नाम था, 1922 में हड़प्पा से कुछ दूरी पर एक जगह है मोहनजोदड़ो, वहाँ की खुदाई में इन्होंने पूरे के पूरे पोखरा ही निकाल दिया, पूरे के पूरे तालाब यानी पोखरा जो बना था उस समय का वो निकाल दिया। और वहाँ पर एक बता दिया गया कि नहीं, ये जो चीज़ है यहाँ पर अस्थियों को जलाया जाता था, यहाँ पर पूजा पाठ किया जाता था, इसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ों की खोज कर दी गई। तब से खुदाई आरंभ किया गया, करते 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 ये सभ्यता बहुत बड़ी होती चली गई, ठीक है ना। इस सभ्यता के मुख्य जो शहर थे, जैसे कि हमारे भारत में मुख्य शहर कौन कौन से हैं? हमारे भारत में मुख्य शहर मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, है ना। उस तरफ पता किया गया कि इस सभ्यता में प्रमुख 7 शहर हैं, बड़े बड़े शहर, ठीक है ना। इधर छोटे मोटे बहुत सारे जगह है, लेकिन बड़े बड़े 7 शहरों को इसको डिवाइड अलग अलग कैटेगरी में रखा गया, ठीक है ना। आ रहा कि नहीं समझ में? बिल्कुल, ठीक है ना। अब इसके शासन काल के बारे में भी हम चर्चा कर, इन सब चीजों को भी हम लोग देखेंगे अभी आगे, ठीक है ना। अभी हम इसके शासन काल के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ले, सॉरी काल के बारे में, मतलब ये कब से कब तक, जैसे होता है ना कि मैंने 2015 से 2030 तक, 2015 से 2099 तक ऐसा था ना। तो उसी तरह हड़प्पा सभ्यता किस काल क्या था, ठीक है ना, यानी कब से कब तक थी, ठीक है। तो इसके मत में, इसके काल के में अलग अलग इतिहासकारों में बड़ा ही मतभेद है, बड़ा ही मतभेद है। पहला मतभेद क्या, ध्यान समझिएगा। जॉन मार्शल ने बताया कि यह सभ्यता लगभग 3250 से 2750 ईसा पूर्व BC, यानी ध्यान समझिएगा ईसा पूर्व का इतिहास क्या है। तो ईसा मसीह, आपका नाम तो सुनी होंगे, ठीक है ना। उनके जन्म दिवस को 0 माना गया और उनके जन्म दिवस के बाद के समय को AD कहा गया, ठीक है ना, ईस्वी कहा गया, ठीक है। और उनके जन्म दिवस के जो भी पहले कार्य हुए थे उनको BC कहा गया, ईसा पूर्व कहा गया, राइट, समझ में आ रहा है ना। तो उन्हीं ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व यानी माइनस में, यानी इसमें जितने पीछे जाएंगे उतने बड़ा होता जाएगा, ठीक है ना। तो 3250 से 2750 यानी पीछे जाए ना, बड़ा हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, कि शासनकालीन जॉन मार्शल ने बताया। लेकिन उसी समय एक और इतिहासकार थे DP अग्रवाल, तब तक कार्बन 14 पद्धति की खोज हो चुकी थी। अब कार्बन 14 पद्धति हम आपको बताते चलते हैं यहीं पर। कार्बन 14 पद्धति क्या है? ये एक पुराने समय के वस्तुओं की जांच करने की विधि है कार्बन 14 पद्धति। यानी क्या होता है कि देखिए, कोई भी सामान है ना, जैसे चौक है या कोई भी एक सामान ले लीजिए, फोन वगैरह कुछ भी, तो ये होता क्या है, जब ये इसको हम दफन कर देंगे तो होता है इसके साथ जो बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव का है जो चिपके रहते हैं, वो सूक्ष्म जीव साथ में दफन हो जाते हैं। और ये जो सूक्ष्म जीव जिंदा रहे या मर जाते हैं तो इसी के साथ चिपक जाते हैं। और जब ये 50 वर्ष 100 वर्ष के बाद निकाला जाता है तो उसी के सिंपल लेकर उन जीवों का ये पता किया जाता है कि ये जीव जो है कितने समय पहले मरे हैं, ये तो पता चल जाएगा ना। हाँ, और इतने समय पहले मरे हैं, अर्थात ये वस्तु जो है लगभग उसी समय का होगा। इसी को कार्बन 14 पद्धति कहते हैं, एक विधि है वस्तुओं की जांच करने का, ठीक है ना। तो कार्बन 14 पद्धति से जांच किए और तब वहाँ की वस्तुओं को, वहाँ के जगहों को सिंपल ले लेकर जांच किया गया तो पता चला, इन्होंने बताया कि यह लगभग 2300 से 1750 ईसा पूर्व तक इसकी जो है शासनकाल रहा होगा, ठीक है ना। अलग उसी में मार्टिन हिटलर जो थे, ये इन्होंने बताया 2500 से 1500 ईसा पूर्व। तो अलग अलग वैज्ञानिकों के बीच में अलग अलग ये मतभेद है, लेकिन इनमें से जो कॉमन है उसको माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से, याद रखिएगा 2500 BC से 1700 BC, ये जो है कॉमन माना जाता है इन सब में। 2500 BC से 1700 BC को यहाँ पर
कॉमन माना जाता है, मतलब लगभग इसी को आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला है नामकरण, ठीक है ना। अगला क्या है, नामकरण है। तो नामकरण में ध्यान दीजिएगा, इस सभ्यता के नाम, जैसे कि नामकरण में हम आपको बताते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना। अलग अलग बहुत सारे इसके नाम हैं। अभी नामों के पीछे का क्या इतिहास है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले कोई भी सभ्यता, जैसे आज के समय क्या है, आज भी लगभग ऐसा देखा जाता है, लेकिन आज कोई भी सभ्यता कहीं पर भी विकसित हो जाती है, क्योंकि हर जगह टेक्नोलॉजी है, सुविधा है, साइंस है, विज्ञान है, ठीक है ना। लेकिन उस समय जो था ना, उस समय सभ्यताओं कहाँ विकसित होते थे उस समय। आज क्या है, हम लोग मोटर पंप चला लेते हैं, चंपाकल चला लेते हैं, ठीक है ना, कल लगा लेते हैं, नल लगा लेते हैं। लेकिन उस समय जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज पानी, और पानी इतना महत्वपूर्ण था कि इसके लिए लोग इधर उधर भटकते रहते थे। आज की तरह नहीं था कि निकाल लेते हैं, आज भी बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, उस समय जो भी सभ्यता विकसित होती थी वो किसी न किसी बड़े पानी के स्रोत के किनारे विकसित होती थी, कोई ना कोई नदी के किनारे विकसित होती थी, ठीक है ना, क्योंकि पानी महत्वपूर्ण चीज है, पानी का रहना जरूरी है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी वाटर बर्बाद नहीं करना, पानी बर्बाद नहीं करना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये भी सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी जो कि अभी पाकिस्तान में उसके होकर निकलती है और हमारे भारत तक पहुंचती है, तो सिंधु नदी। तो ध्यान दीजिएगा, यह सभ्यता सिंधु नदी से आरंभ होती है, ठीक है ना, सिंधु नदी के किनारे। अभी जो है ये पाकिस्तान में, वर्तमान समय में अभी पाकिस्तानी क्षेत्र में, ठीक है ना। तो सिंधु नदी में के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई थी। तो इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम से जाना जाता है, या सिंधु घाटी के सभ्यता के नाम से जाना गया। क्यों? क्योंकि सिंधु नदी घाटी के किनारे थी, ठीक है ना। दूसरा चीज, सिंधु सरस्वती सभ्यता, ये क्या है कि देखिए, कुछ अवशेष सिंधु नदी के किनारे के साथ साथ होते हुए, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो से होते हुए लोथल वगैरह, माने पूरी ये पाकिस्तान से होते हुए भारत के कुछ क्षेत्रों तक फैली हुई थी। यानी सभ्यता का हम मैप्स बनाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि सभ्यता कैसे फैली हुई थी, ठीक है ना। ये सभ्यता बिल्कुल इस तरह फैली हुई थी, और इस कारण से ये सरस्वती नदी के किनारे पर तक फैली हुई थी। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी इसे जानते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह सभ्यता बहुत ज़्यादा विकसित नहीं, यह नाम बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है। यह नाम कुछ ही इतिहासकारों के बीच रहा, बुक्स वगैरह में कम, किसी बुक्स में दिया, जैसे भारतीय भवन वगैरह में दे दिया गया है, ठीक है ना। अगला चीज, इतिहास में एक बड़ी ही अच्छा व्यवस्था है कि यह पहली बार जिस भी सभ्यता को जहां खोजा गया उस जगह के नाम पर उसकी सभ्यता का नाम रख दिया गया, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले हड़प्पा में इसका खोजा गया था, हड़प्पा में इसको नाम दिया गया था, ठीक है ना। और इस कारण से इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस कारण से इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला चीज बात करते हैं, इसकी विशेषता की बात करें, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या है मेरे लाले, तो ध्यान दीजिएगा, विशेषता की बात करते हैं। विशेषता से पहले इसके उद्भव जान लेते हैं, ठीक है ना, और तब जाकर इसकी विशेषता को हम लोग जानेंगे। उद्भव क्या है, तो देखिए, बहुत सारे विदेशी मत हैं, यानी विदेशी इतिहासकार हैं। तो विदेशी इतिहासकार इस सभ्यता के बारे में क्या कहते हैं, हमारे भारतीय इतिहासकार इस सभ्यता के बारे में क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। विदेशी मत के अनुसार, एक थे विदेशी मतों के अनुसार, यानी जो विदेशी इतिहासकार थे उनका कहना था कि ये जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि आधुनिक युग में मिला था, तो ये जो सभ्यता है, ये इनके जो व्यवस्थाएं थी वह सुमेरियन सभ्यता से मैच करती है। सुमेरियन सभ्यता, इस सभ्यता से कुछ दूरी पर सुमेरियन सभ्यता, मोसोपोटामियों की सभ्यता जो सबसे प्राचीन मानी जाती है, ऐसी सभ्यताएं थी, ठीक है ना। तो कहा जाता है कि ये सभ्यता के लोग जो थे ना, यानी कि जिन भी लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया था, वे सुमेरियन सभ्यता से आए थे और आकर उन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया था, ठीक है ना। ये विदेशियों का मत था,
लेकिन मुझे नहीं लगता है ऐसा, क्योंकि सुमेरियन सभ्यता और मेसोपोटामियों की सभ्यता जो थी ये बिल्कुल सीमित थी, छोटी, मतलब इसके अपेक्षा छोटी थी। और सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी ना, ये बड़े से एक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता थी और यह एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है ना। और इनके गुण जो द्रविड़ है ना, उनके गुणों से ज्यादा मैच करता था, ठीक है ना। तब जैसा जिसका मत है, उसमें मत रखने वाले मार्शल थे, हविलियर थे, चाइल्ड थे, डीडी कौशाम्बी थे, ठीक है ना। ये सब विदेशी इतिहासकार थे जिन्होंने ये बताया, ठीक है ना, विदेशी इतिहासकार। ऐसे भी विदेशी इतिहासकार हमारे देश के बारे में थोड़ी नहीं अपना अलग ही बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन जो वहाँ के स्थानीय लोग थे ना, जो स्थानीय लोग थे, उन स्थानीय लोगों का कहना था या स्थानीय इतिहासकारों का कहना था कि यह सभ्यता द्रविड़ सभ्यता से ली गई है, यानी यह सभ्यता का विकास करने वाले द्रविड़ लोग थे, ठीक है ना। इस सभ्यता को किसने विकास किया था? द्रविड़, क्योंकि द्रविड़ लोगों से इस सभ्यता के बहुत सारे गुण मैच करते हैं, मिलते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस सभ्यता के वंशज यानी उपज करने वाले द्रविड़ थे, ठीक है ना, वहाँ के स्थानीय लोगों को। इसे याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है ना। ज़्यादातर यही चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के संस्थापक द्रविड़ लोग थे, ठीक है ना। कुछ लोगों का कहना था, जैसे टी एन रामचंद्र, लक्ष्मण स्वरूप, कुशालकर, उनका कहना था कि ये आर्य सभ्यता की, आर्य लोगों के संस्थापक सभ्यता है। लेकिन इसको ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि आर्य सभ्यता ना, देखिए वैदिक सभ्यता के वंशज है, यानी संस्थापक है आर्य, और आर्य लोगों के पास उतना ज़्यादा नॉलेज ज्ञान नहीं था उस समय। ध्यान दीजिएगा, आज की बात नहीं हम कर रहे हैं, ठीक है ना। आज तो सभी हम लोग आर्य सभ्यताओं का वंशज है। लेकिन उस समय, क्योंकि अच्छा सोचिए कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जहाँ पर मकान, नली, गली, कुआं सारी चीज विकसित था, जबकि अनाज रखने के लिए भंडार, जो कि हमारे आधुनिक समय में कोठली बनाया जाता था, गोदाम बनाया जाता था, उस समय वे लोग बना कर रखे थे, ठीक है ना। इस कारण से, और जो आर्य लोग थे ये कुल पलानी में रहने वाले लोग, ठीक है ना। खेती वगैरह के बाद में पता चला खेती क्या होता है। उस समय वो अनाज रखते थे, यानी उसी समय वो खेती के बारे में जानकारी उनको थी, कृषि के बारे में जानकारी थी। इसलिए आर्य को नहीं माना जाता है, द्रविड़ को ही ज़्यादा मतलब वैल्यू दिया जाता है कि द्रविड़ लोग ही इसके संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है ना। विशेषता की बात करें तो यह एक नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि वहाँ पर खुदाई करने के बाद पता चला कि वहाँ के जो प्लॉट है, मकान है, बिल्कुल प्लॉटिंग है। प्लॉटिंग का मतलब आप लोग समझते हैं क्या होता है? प्लॉटिंग का मतलब कि हम बात करें तो देखिए, मकान को प्लॉटिंग यानी नक्शा के अनुसार, ये जमीन हुआ तो मकान को नक्शा के अनुसार बनाया गया है। यहाँ पर इतना ये गली छोड़ा गया है, ठीक है ना, यहाँ से इतना गली छोड़ा गया है, ठीक है ना, बिल्कुल। और यहाँ से फिर इतना घर बनाया गया, फिर इतना गली छोड़ा गया, ठीक है ना, बिल्कुल। जिसे नक्शा बनाकर घर बनाए थे ना, और गली निकाल दिया जाता है, रास्ता निकाला जाता है, उस तरह हड़प्पा सभ्यता के लोग ये रास्ता को निकाल कर बिल्कुल प्लॉटिंग करके, नाप जो करके मकाने बनाए थे। और दीवार भी ईंटों का दीवार था, जो कि वैदिक सभ्यता में इसकी नाम चर्चा नहीं, ठीक है ना। अर्थात ये एक बिल्कुल नगरीय सभ्यता थी और हर चीज़ की सुविधा रखी जाती थी। हर छोटे से छोटे का बड़े से बड़े चीज़ों को देखा जाता था, रखा जाता था। इसलिए यह एक नगरीय सभ्यता को माना गया, ठीक है ना। और बात करें तो इस सभ्यता में लोहा का कहीं भी अवशेष नहीं मिला है। अर्थात लोहा का अवशेष नहीं मिला है तो हम कह सकते हैं कि यह कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। अर्थात यहाँ पर जितने भी पात्र मिले हैं, बर्तन मिले हैं, या कोई भी सामान मिला है, सब वह कांस्य यानी तांबा का है। अर्थात कह सकते हैं कि तांबा, पीतल यहाँ पर उपस्थित था, तांबा था उपस्थित, तांबे के सारे, तांबा ही मुख्य धातु था हड़प्पा सभ्यता की। तो भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि हड़प्पा सभ्यता के मुख्य धातु तांबा। उस समय लोहा का यहाँ पर अवशेष कुछ भी नहीं मिला है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में लोहा का विकास नहीं हुआ था, लोहा का खोज नहीं हुआ था। लोहा का खोज 1000 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है ना। तो इसको हम लोग वैदिक सभ्यता में पढ़ेंगे, ठीक है ना। समझा क्या? यानी कि यह एक नगरीय सभ्यता थी जहाँ पर हर चीज़ की सुविधा है, ठीक है ना, हर चीज़ की व्यवस्था है, प्लॉटिंग करके मकान बनाया गया है, कुआं, नाला, यानी हर आधुनिक तरह के उस समय के सुविधा उपलब्ध थे, ठीक है ना। अब मान लीजिए जैसे इसको सोचिए आप लोग, जैसे आज के सभ्यता में हम लोग रह रहे हैं,
ठीक है ना। तो हमारे पास ये बोर्ड हुआ, लाइट हुआ, कुर्सी हुआ, टेबल हुआ, फ़ोन हुआ, कंप्यूटर हुआ, इतनी सारी सुविधा, सुख सुविधा, ठीक है ना। अब क्या होंगे, एकाएक इस सभ्यता का पतन होगा। हम लोग पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो मान लीजिए ऐसे ही हमारी इस आज के सभ्यता का पतन हुआ, तो आज तो बहुत सारे सामान है ना, ये क्या होंगे, पृथ्वी में दब जाएंगे। और दबेंगे तो सारे चीज़ तो नष्ट नहीं होगा, उसमें दबा रहेगा, बचा रहेगा। अब सोचिए इसके बाद पूरी पृथ्वी, सोचिए कल्पना कीजिए कि पूरी पृथ्वी की सभ्यता जो है दब गई और पूरा पृथ्वी सुनसान हो गया बिल्कुल। अब फिर से यहाँ पर ऊपर कोई नई सभ्यताएं जन्म ली। अब जो नई सभ्यताएं आएगी उनको इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा, यदि पूरी तरह दब खत्म हो गया तो, ठीक है ना। इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा, और ज्ञान नहीं होगा तो वे लोग अपने से, कैसे हम लोग वैदिक सभ्यता में बढ़ रहे थे, वैदिक सभ्यता के बाद में हमें पता चला कि नहीं ये भी चीज़ है। हड़प्पा सभ्यता एक और सभ्यता है जहाँ पर जो आजकल हम इतने मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँचे थे, ये लोग यहीं से थे। और सोचिए कि हड़प्पा सभ्यता की व्यवस्था हमें मिल जाता, वहाँ के इतने सारे संसाधन वगैरह हमें मिल जाता, तो हम लोग और कहाँ तक पहुँच गए होते, यहाँ तक ही नहीं होते और बहुत आगे तक निकल गए होते, ठीक है ना। लेकिन जो चीज़ हड़प्पा सभ्यता में था, ये हम लोग 1700-1600 के आसपास हम लोग इसे जाने, इसे करना शुरू किया, ठीक है। तो ऐसे ही आप कल्पना कीजिए कि हमारी ये सभ्यता दब गई और ये हमारी जो नई सभ्यता आएगी वो धीरे धीरे विकसित होगी, और विकसित होकर जब यहाँ तक पहुँचेगी कि वो खोज कर सके, जब उनको खोज के बारे में पता चलेगा, तो जो भी हम लोगों का ये सामान खुदाई के दौरान निकलेगा, तो सोचे उस समय भी ये लोग बोर्ड निकाल, ये क्या है, तो उस समय के लोग इसको डेकोरेशन के लिए यूज करेंगे, नहीं तो अब उसको पता रहेगा तब ना कि इस पर पढ़ाया जाता था, तो पता चलेगा तो बोलेगा नहीं, उस समय के लोग इसे पढ़ाने के लिए यूज करते हैं। हो सकता है कि इससे भी एडवांस, बहुत सारा एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए, ठीक है ना। आज स्मार्ट बोर्ड चल रहा है, उससे भी ज़्यादा कोई टेक्नोलॉजी आ जाए, ठीक है ना। तो इस तरह के उस समय खोज कर चीज़ों को निकाला जाएगा, उससे पता किया जाएगा, ठीक है ना। तो आज के सभ्यता के बारे में पता, तब उनको लगेगा कि नहीं, हमसे भी पहले कोई एक सभ्यता बीत चुकी है, और उनको वो अपने अनुसार नाम, जैसे कैसे हम लोग इस सभ्यता को अपने अनुसार नाम दिए हैं हड़प्पा सभ्यता, अब थोड़ी नहीं इसका नाम हड़प्पा सभ्यता होगा, हो सकता है कि कुछ और नाम होगा इसका, ठीक है ना। जैसे हम लोग सनातन धर्म की सभ्यता, हिंदू धर्म की सभ्यता, ऐसे कोई नाम देते हैं ना, तो जरूरी थोड़ी नहीं है कि ये जो है ऐसे नाम, इनका भी कुछ नाम होगा अपना, ठीक है ना। हमें नहीं पता है, क्योंकि इस समय की जो लिखने पढ़ने की कला थी वो भी अभी आज तक कोई नहीं समझ पाया, ठीक है ना। तो जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए तो काल्पनिक नाम हम लोग दिए हैं ना, खोज के दौरान ये नाम दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, लेकिन उस समय इसका नाम क्या है, कैसे सभ्यता होगी, अभी तक किसी को नहीं पता है। उसी तरह हमारे आज के सभ्यता को नहीं पता चल, तो भी जिस तरह से खोजेंगे उसका नाम दे देंगे, हो सकता है, ठीक है ना। समझ में क्या, मतलब हम आपको जो जैसे ये यहाँ से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, जैसे आज खोज रहे हैं, वैसे ही हम आपको ये फ्यूचर में ये सभ्यता खत्म होगी तो कैसे आएगी, इसे आपको थोड़ा सा मतलब दोनों में इक्वालिटी पैदा करने की हमने कोशिश किया ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। एक नगरीय सभ्यता थी, काशी योगिन सभ्यता थे, और ये आदि ऐतिहासिक इसको क्यों कहा जाता है, अभी आपको इसका आंसर दिया हम कि आदि ऐतिहासिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस समय में जो लिखने पढ़ने की कला थी उसके बारे में कौन सी भाषा है, कौन सी लैंग्वेज है, किसी को नहीं पता चला। जैसे हम लोग आज हिंदी लिख रहे हैं वगैरह, तो ऐसे लिख कर ये दफन होगा, तो मान लीजिए कि अगली सभ्यता जो आएगी उसको पता नहीं कि सब क्या है, कैसे है, और नई तरीका से शुरुआत किया होगा, ठीक है ना, तो उनको नहीं पता चलेगा। तो ये हमारी जो सभ्यता आदि युगीन सभ्यता हो जाएगी। यदि पता चल गया तो लिखी हुई सभ्यता, माने जो भी चीज़ यहाँ से लिखा हुआ मिला है, मोहरे या मूर्तियाँ, जो भी चीज़ मिला है उस पर क्या लिखा है, कौन सी भाषा में है, कौन सी लैंग्वेज में, अभी तक समझ नहीं आया। अर्थात इस कारण से इसको आदि ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, जो इस सभ्यता के लोग थे ना, इस पूरे सभ्यता के खुदाई के दौरान सब चीज मिले हैं, घर मिले हैं, नाली मिला है, कुआं मिला है, अनाज रखने का जगह, मछली के कांटा तक मिला है, रसोई घर तक मिला है, ठीक है ना। यहाँ तक अस्थियां को जलाने की जो परंपरा थी या स्त्रियों को दफन करने की परंपरा, सब चीज मिला है। लेकिन अभी तक इस सभ्यता में कहीं अस्त्र शस्त्र नहीं मिले। इसका साफ मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग के बीच में युद्ध नहीं होता होगा, लड़ाई झगड़ा बहुत कम होता होगा या ना के बराबर होता होगा।
ऐसे भी हम आपको बता देते हैं। हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख बातें, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ना वे व्यापार करते थे, उनका मुख्य साधन व्यापार था। और हड़प्पा सभ्यता छोटी मोटी सभ्यता नहीं थी, एक बड़ी सी क्षेत्र में विस्तृत सभ्यता थी। और विस्तृत सभ्यता होने के कारण एक सभ्यता के लोग, हड़प्पा के लोग, कुछ लोग मोहनजोदड़ो में जाकर व्यापार कर लिए। यानी एक जगह के लोग, जैसे हड़प्पा में कोई बड़ा सा कुछ सामान हुआ, वैसे जैसे मान लीजिए हम लोग के कोई अनाज हुआ, मोहनजोदड़ो में नहीं होता है, तो हड़प्पा के लोग जाकर मोहनजोदड़ो में बेचा है, मोहनजोदड़ो के लोग वहाँ की जो व्यवस्था वो लाकर यहाँ पर बेच दिए। ठीक है ना। तो नगरीय सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख रोजगार व्यापार था। ये लोग व्यापारी थे। और व्यापारी लोग आज के समय में भी देख लीजिएगा आप लोग, जो व्यापारी होते हैं, जो धंधे वाले लोग होते हैं, काम धंधे वाले लोग, वे कभी किसी से झगड़ा नहीं करेंगे। 100 में से 1 ही 2 लोग ऐसे मिलेंगे जो धंधे में होने के बावजूद भी झगड़ा करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। कारण बता देते हैं आपको, ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कि हम कोई बिजनेस किए, हम बिजनेस किए हैं तो हम आपस से झगड़ा करेंगे। अर्थात मानिए हमने एक दुकान खोल दिया कपड़ा का, हम आपस से झगड़ा करेंगे तो इसमें किसका घाटा है? आपका कुछ नहीं घाटा होगा, मेरा घाटा होगा। क्यों? क्योंकि आपसे झगड़ा हम कर लिए हैं तो आप मेरे दुकान पर कभी नहीं आइएगा। बात है ना, मतलब मेरा नुकसान हो गया, आपसे झगड़ा करने में मेरा नुकसान। यदि हम आपसे झगड़ा नहीं करेंगे तो आप मेरी दुकान पर आइएगा, कपड़ा खरीदिएगा, सामान खरीदिएगा, तो उससे मुझे प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है ना। तो जो व्यापारी लोग होते हैं ना, कभी झगड़ा नहीं करते हैं किसी से। ठीक है ना। झगड़ा करने वाला वे लोग होते हैं जिनको कोई काम धंधा नहीं है, बेरोजगार हैं, इधर उधर बैठते फिरते रहते हैं, वे लोग झगड़ा अक्सर करते हैं। अब कारण बताते हैं क्यों? क्योंकि कुछ काम ही नहीं है ना, कुछ खोने का डर ही नहीं है ना। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का लोगों का तो मुख्य व्यवस्था व्यापार था। अब व्यापार है तो किसी से झगड़ा करेंगे उतना, तो मैं ठीक है चलेगा, बड़ा झगड़ा नहीं होगा। और जब झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि उनके पास समय नहीं है अस्त्र शस्त्र चलाने को, जब झगड़ा नहीं होगा तो अस्त्र शस्त्रों की काम क्या, जरूरत क्या। इस कारण से इस सभ्यता को शांति प्रिय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह शांति प्रिय सभ्यता है क्योंकि यहाँ के लोग बड़ी मेल भाव से शांत रहते थे। ठीक है ना। आगे आपको बता दिया व्यापार प्रधान सभ्यता है, क्योंकि इस सभ्यता में व्यापार को प्रधानता दिया गया था। एक जगह से दूसरे जगह तक सामानों को बेचना, खरीदना, व्यापार करना इस सभ्यता का मुख्य लक्षण था। समझ में आ गया। अगला बात करें तो यह एक विस्तृत सभ्यता थी। ये छोटी मोटी सभ्यता नहीं थी, ये एक बड़ी सी सभ्यता थी जो पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक बड़े से क्षेत्र तक फैली हुई थी। इसका मैप बनाएंगे विस्तार में, ठीक है ना, अगले क्लास में, तो आपको समझ में आएगा। तो एक बड़ी सभ्यता थी। ठीक है ना। यहाँ तक की बात करें तो यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था बहुत कम ही देखने को मिलती है। ठीक है ना। राजनीतिक व्यवस्था के बारे में उतना कोई जानकारी नहीं दिया गया, लेकिन ठीक है यहाँ भी राजनीतिक व्यवस्था थी। ठीक है ना। क्योंकि इस सभ्यता को चलाने के लिए, इस सभ्यता में देख रेख करने के लिए कुछ नियम कानून होंगे ना, तो उसी को मान लेते हैं राजनीति। ठीक है ना। राजनीतिक व्यवस्थाएं भी थी। इसके अलावा धार्मिक व्यवस्था का भी व्यवस्था था, क्योंकि मोहनजोदड़ो में जितने भी वस्तुएं मिले हैं, मोहनजोदड़ो में जितने भी सामानें मिले हैं, वे सब सामानें यह दर्शाते हैं वहाँ का जो तालाब है, तालाब यह बताता है कि यहाँ पर लोग स्नान करके पूजा पाठ करते होंगे। वहाँ पर शमशान घाट के भी अवशेष मिले हैं। ठीक है ना। अस्थियों को जलाना, अस्थियों को दफन करने का भी अवशेष मिले हैं। मूर्ति भी मिला है, मूर्ति का अवशेष भी मिला है, पूजा पाठ की व्यवस्था भी मिला है। तो ये सारे चीज दर्शाते हैं कि ये सभ्यता में धर्म भी था, धार्मिक लोग भी थे। ठीक है ना। इसके अलावा समाज का भी परिमाण मिला है कि यहाँ पर समाज का परिमाण मिला है कि लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। यह भी एक कारण है समाज का। ठीक है ना। अगला व्यवस्था करें सांस्कृतिक। ठीक है ना। अब सांस्कृतिक की बात करें तो इस सभ्यता में भी कला, नाच गाना, ये सब मनोरंजन के लिए सुविधाएं, आपस में लोगों का गाना, नाचना, ठीक है ना, गाने, ये सब, इन सब चीज़ों का भी परिमाण मिला है। तो ये सांस्कृतिक सभ्यता भी थी। ठीक है ना। समझ में आ गया इसकी विशेषता, उद्भव वगैरह। ठीक है ना। अब हम लोग जानेंगे कि इस सभ्यता का विस्तार क्या था, इस सभ्यता के प्रमुख स्थल क्या थे, प्रमुख स्थल के बारे में जानेंगे। इसके अलावा पतन के बारे में जानेंगे कि सभ्यता का पतन कैसे हुआ।
ठीक है ना। तो इन दो चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। सबसे पहले इस सभ्यता का हम जानेंगे विस्तार, कि इस सभ्यता का विस्तार कैसे हुआ। विस्तार की बात करें तो ये पाकिस्तान में कहाँ से लेकर कहाँ तक पूरे हिंदुस्तान में फैला, इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे, ठीक है ना, अगले क्लास में। और इसके बाद प्रमुख स्थल के बारे में बताई थी आपको, इसके बारे में जानेंगे कब खोजा गया, कौन कौन से इसमें इतिहासकार आए, किस जगह को किसने खोजा, किस जगह का क्या नाम दिया गया, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी निकालने वाले हैं। और इसका पतन कैसे हुआ, इनको इस चीज़ों को भी हम लोग समझने वाले हैं। तो बिल्कुल इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और एक बार और बता देते हैं कि ये जो क्लास है केवल 12th वालों के लिए ही नहीं, 12th वाले तो स्पेशल क्लास हो गया ये उनके लिए, ठीक है ना। लेकिन 12th के साथ साथ इसमें एक भी चीज़ हम छोड़ नहीं रहे हैं कि आप लोगों को समस्या होगा। तो 12th एग्ज़ाम वाले के लिए SSC GD वगैरह, SSC मतलब जितने भी टाइप के एग्ज़ाम हैं कंपटीशन लेवल के, उस सब में ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है। UPSC तक आप लोगों को यही चीज़ सेम पढ़ना है, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करें तो 6th क्लास के बच्चे भी यदि आपको समझ में आए तो आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि 6th क्लास में भी बिहार बोर्ड के बुक में आपको हिस्ट्री में यही चीज़ पढ़ना है, प्राचीन के इतिहास पढ़ना है। हाँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, कम कम पढ़ना है। तो मेरे बच्चे तो बड़े इंटेलिजेंट है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पढ़ सकते हैं। अरे उखाड़िए कबाड़िए, ठीक है ना। तो धन्यवाद। यदि अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा, क्योंकि वो आपका फीडबैक होता है और वो वही हमें मोटिवेट करता है कि अगले क्लास हम जल्द से जल्द लेकर आएँ, ठीक है ना। तो वह जरूर दीजिएगा कि आप लोग मतलब समझ में आया कि नहीं आया, ये जरूर आप लोग कमेंट में बताइएगा और लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि यह चैनल केवल इतिहास नहीं पढ़ाता है, ये चैनल केवल मैथ नहीं पढ़ाता है, ये चैनल आप सभी विद्यार्थियों को, विद्यार्थी के अलावा मेरे सभी साथियों को बहुत सारे चीज़ों से जोड़ कर रखता है, ठीक है ना। ये इतिहास के साथ साथ आपको मैथ, साइंस, हर एक चीज़ लगभग इस चैनल को आपको मिल जाएंगे। और इसका कोई परमानेंट क्लास नहीं कि 12 का ही मिलेगा, हर क्लास के चीज़ यहाँ पर अपलोड किए जाते हैं, आपको पढ़ाए जाते हैं, न्यूज़ वगैरह हर चीज़, ठीक है ना। ताकि क्यों स्टडी से ही संबंधित, क्योंकि उन बच्चों को इसका लाभ मिल सके और सभी लोग बने रहें, ठीक है ना। बस अपने काम की चीज़ निकाल लेना है, खोज लेना है, ठीक है ना। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही।